हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना। और इस चैप्टर का ये लेक्चर 8 है। हम पढ़ने वाले हैं फयांस नियम, या इसे हम फैजान नियम के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आज के इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरा हमेशा से यही प्रयास रहा है, अब मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा ही प्रयास रहेगा कि रट कर नहीं, समझ कर आप सभी को याद कराना। तो मेरा यही लक्ष्य है कि आप कभी भी रटे नहीं, समझ कर याद करें, वैसे हम आपको स्टडी कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि फयांस या फैजान नियम क्या होता है। तो सिंपल से यहाँ से बात बताई गई है कि इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों में जो सहसंयोजक लक्षण होते हैं, देखिए ये इतनी बात याद रखेंगे, आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता भी हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता होती है, वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है। अब वो निम्न कारक कौन कौन से हैं उस पर हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो इतनी बात समझ गए कि आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण। अब आपको सबसे पहली बात यही नहीं पता होगा कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। तो ये टॉपिक समझना डिफिकल्ट होगा या नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए डिफिकल्ट होगा ना। तो यही बात है, इसलिए कभी कभी स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है। इसका मेन कारण ये होता है कि उनको जो बेसिक टॉपिक है वो नहीं पता होना। तो फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि इतनी बात आप याद रखेंगे इस टॉपिक पढ़ते समय। आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण होता है, या उसे ही हम आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक ध्रुवणता भी कहते हैं। तो ये जो होता है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब वो कौन कौन से कारक है समझते हैं जी। अब इस नियम के अनुसार हमें क्या बात बताया गया, तो हमने यही लिखा है कि इस नियम के अनुसार आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता निम्न कारकों पर निर्भर करता है। उसमें से पहला है जो है आयनों पर आवेश। अब जो आयनों पर आवेश होता है उस पर निर्भर करता है, और निर्भर क्या करता है, जो आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो आयनिक यौगिक का सहसंयोजक लक्षण होता है, या इसे हम ध्रुवणता भी कह सकते हैं। आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक ध्रुवणता जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, आयनों पर आवेश के, आयनों पर आवेश के, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ये आपको याद रखना है ये बातें। मैं आपको इस कलर से इसको डिफाइन में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या हमने बताया है, आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण होता है वो आयनों पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल वे में ये हुआ कि यदि हम आयनों पर यदि हम आवेश के मान को बढ़ाते हैं, तो जो आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण है उसका भी मान बढ़ेगा। इसीलिए देखिए हमने लिखा है कि आयनिक यौगिकों में जो सहसंयोजक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो आयनों पर आवेश के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है ना। देखिए इतनी बात आप समझ गए। जैसे अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो समझते हैं एग्जाम्पल से जी। जैसे कि NaCl है, ठीक है, जैसे कि MgCl2 है, MgCl3 है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए ये तीनों जो यौगिक है, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो इस पर क्या आता है, प्लस आता है, इस पर ऋणात्मक का आयन होता है, इस पर प्लस, इस पर क्या होता है, इस पर ध्यान से आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए इस पर अब क्या होगा, इस पर 2 प्लस हो जाएगा, इस पर 1 ही माइनस होगा।
इस पर क्या हो जाएगा, इस पर 3 प्लस, Al पर 3 प्लस होगा, इस पर एक ही माइनस आयन होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन पर तो सभी पर एक एक है ऋणात्मक, जो आवेश का मान है क्लोरीन पर तो एक ही है, परंतु हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम पर देखें तो इस पर 1 था, इस पर 2 था, इस पर 3 आवेश हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले ही कह दिया कि आयनों पर आवेश का मान आयनों के आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब आयनों पर आवेश का मान बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे इनमें सबसे ज़्यादा इसका 1 है, इसका 2, धनात्मक पर अगर हम ध्यान दें, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो सबसे अधिक किसका है, इसी का ना है। तो आयनों का आवेश का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो इसका मतलब आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण है उसका भी मान बढ़ता है। तो अगर आपसे इन तीनों में पूछ लिया जाए कि आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण किसका अधिक होगा, तो आप क्या देखेंगे कि किस पर सबसे अधिक आवेश है। तो हम देख रहे हैं एल्युमिनियम पे 3 है, मैग्नीशियम पे 2 है, सोडियम पे 1 है। इसका मतलब सबसे अधिक जो सहसंयोजक लक्षण होगा वो इसका होगा। तो इस तरीके से करेंगे, 3 के बाद 2 आता है, इसका होगा, उसके बाद इसका होगा, मतलब तीनों में सबसे अधिक इसका होगा, सबसे कम इसका होगा। बात समझ गए। तो वही बात कहा जा रहा है कि आयनिक यौगिकों में सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता आयनों पर आवेश के समानुपाती होता है। मतलब आयनों का आवेश बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, आयनों का आवेश घटेगा, इसका भी मान घटेगा। पहली बात कंफर्म हो गया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए एक एक पॉइंट को हम समझते हुए चलेंगे जी। दूसरा कह रहा है कि आयनों का आकार, जो धनायनों का छोटा आकार, मतलब ये हुआ कि जो सहसंयोजक लक्षण होता है, मैं यहाँ पे बता दूं, सहसंयोजक लक्षण जो होता है, या इसे हम ध्रुवणता भी कहते हैं, ये समानुपाती होता है किसके, धनायनों के छोटा आकार के, छोटा आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया जी। इसके हमें क्या सीखने को मिला कि जो आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता होता है वो धनायनों के छोटे आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब धनायनों का छोटा आकार का भी मान बढ़ेगा तो जो सहसंयोजक जो लक्षण है या ध्रुवणता है, आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता है, उसका भी मान क्या होगा, बढ़ेगा जी। बात आप समझ गए, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊं तो समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि KCl है, फिर से NaCl है, फिर से LiCl है। यहाँ पे हमने 3 क्या ले लिया है, यहाँ पे हमने आयन हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हमने ले लिया है, यहाँ पे हमने ये यौगिक ले लिए हैं। अब देखिए आयनिक ये सभी यौगिक हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पे KCl है, यहाँ पे NaCl है, यहाँ पे LCl है। तो मैं अगर कहूँ तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो L का जैसे छोटा आकार किसका होगा, यहाँ पे कह रहा है धनायनों का जो छोटा आकार होता है। देखिए इसका हम जानते हैं, क्लोरीन का तो छोड़िए, क्लोरीन है। यहाँ पे हम देखते हैं जो यहाँ पे Li है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें Li है, यहाँ पे Na है, यहाँ पे K है। तो Li का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है, और पोटेशियम का 19 होता है। इतनी बात बेसिक जानते हैं। जो परमाणु क्रमांक होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही है। मतलब लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का पास 11, पोटेशियम का पास क्या है, 19 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बताइए जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसके पास कक्षाएं भी अधिक होंगी, और कक्षाएं अधिक होंगी इसका मतलब परमाणु का आकार भी बड़ा होगा कि नहीं होगा। मतलब मान लेते हैं कि देखिए इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास छोटे कक्षा, एक ही कक्षा, 2 कक्षा में इसका मान लेते हैं ये अपना रह जाएंगे। इसके पास 11 है तो इसको कम से कम 2-3 कक्षाएं चाहिए।
और एक नॉर्मल से हम बात कर रहे हैं, मान लेते हैं 3 परिवार हैं, 3 सदस्य हैं, तो वो उसको नॉर्मल से एक रूम में भी चल जाएगा। मान लेते हैं 11 परिवार हैं, तो उसके लिए कम से कम 5-6 रूम चाहिए, जिसमें 2-2 करके भी एडजस्ट हो जाए। और 19 हैं तो उसके लिए एक बड़ा सा घर चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो आकार है, अगर हम सदस्य से ही घर की तुलना करेंगे तो इसका देखिए, इसके सदस्य कम है, इसका मतलब इसका आकार जो होगा वो छोटा होगा, फिर से इसका आकार होगा, फिर से इसका आकार, मतलब सबसे बड़ा आकार किसका होगा? पोटेशियम क्लोराइड का होगा, उसके बाद न सोडियम का, उसके बाद न इसका होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि धनायनों का जो छोटा आकार यदि बढ़ेगा, धनायनों का जितना छोटा आकार होगा उतना ही उसकी सहसंयोजक लक्षण बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं धनायनों का सबसे छोटा आकार इसी का है, तो इसका है, अगर इसका धनायनों का सबसे छोटा आकार इसका है, इसका मतलब सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता इसका होगा, फिर से इसका होगा, फिर से इसका होगा। बात समझ रहे हैं? तो यही बात है, केवल वही बात यहाँ पे लिखा भी गया है। लिखा गया है क्या कि आयनिक यौगिकों का सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता धनायनों के छोटे आकार के समानुपाती होता है। मतलब इसका मान बढ़ाएंगे, जितना छोटा होगा उतना ही सहसंयोजक लक्षण भी अधिक होगा। अगर इसमें से पूछ लें सबसे अधिक इसका सहसंयोजक लक्षण, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका होगा। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले लिए होंगे जी? चलिए आगे बढ़े। चलिए जी, अगला आता है, देखिए ऋणायनों का बड़ा आकार। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात वही है कि जो सहसंयोजक लक्षण है या जो ध्रुवणता है वो समानुपाती होता है किसके? ऋणायनों के बड़े आकार के, ऋणायनों के बड़े आकार के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऋणायनों का जो बड़ा आकार है, ऋणायनों का बड़ा आकार जितना बड़ा होगा ऋणायनों का आकार, उतना ही सहसंयोजक लक्षण भी अधिक होगा। इसलिए हम लिखे भी हैं कि आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण होता है वो क्या होता है? वो ऋणायनों के आकार के समानुपाती होता है। ठीक है ना? तो आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण होता है या ध्रुवणता होता है वो आयनों के ऋणायनों के आकार के समानुपाती होगा। मतलब जितना आकार बढ़ेगा ना उतना सहसंयोजक लक्षण भी बढ़ेगा। बात आप समझ ही गए हैं? ठीक है ना? जैसे अभी हमने धनायन पे बताया था वैसे ऋणायन हो गया। बात समझ गए? उसके बाद आता है हमारा जो है चौथा। देखिए ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आभासी अक्रिय गैसों की संरचना वाले धनायन। देखिए आभासी अक्रिय गैस क्या होते हैं? आभासी अक्रिय गैस कि जिनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जनसंख्या है वो 18 हो जाती है। कोई भी परमाणु है उसकी बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है तो वो परमाणु अक्रिय गैस या अक्रिय परमाणु हो जाएगा। ठीक है ना? ये रूल कहता है। तो वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कह रहे आभासी अक्रिय गैसों की संरचना वाले धनायन, कह रहा है कि बाहरी बाहरी कक्षा में उसी को अंतिम कक्षा कह रहे हैं, तो बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन वाले धनायन, समझिएगा 18 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उसको कैसे भरेगा? तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 और 10, D में 10 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तभी तो 2, 6 और 10 18 हो जाएंगे। तो कह रहा है बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन S2P6 और 10D वाले धनायन बाहरी कक्षा के 8 इलेक्ट्रॉन है तो S2P6 भर जाएंगे तो 2, 6, 8 हो जाएंगे वाले जो धनायन से अधिक आक्सीकरण दिखाते हैं। मतलब ये कह रहा है कि इसका 18 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में तो उसकी जो आकर्षण है वो अधिक दिखाएंगे, और जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में वो कम दिखाएंगे उससे।
वही बात कहा जा रहा है कि बाहरी कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन वाले जो धनायन हैं वो बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन वाले धनायन से अधिक आकर्षण दिखाते हैं। मतलब 18 इलेक्ट्रॉन वाले अधिक आकर्षण दिखाएंगे इससे 8 इलेक्ट्रॉन वाले से, ठीक है ना। क्यों कम दिखाएंगे? क्योंकि इनमें डी व एफ के इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होते हैं। मतलब यहाँ पे डी और एफ वाले जो कक्षक होते हैं वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दिखाते हैं, इसलिए अतः ये अधिक सहसंयोजक लक्षण या ध्रुवणता प्रदर्शित करेंगे। सिंपल सी मतलब यह है ना कि जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है और जिस परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से मान लेते एक परमाणु में 18 इलेक्ट्रॉन है और एक परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो ये बताइए इनमें से सबसे अधिक सहसंयोजक लक्षण, आयनिक यौगिकों का जो सहसंयोजक लक्षण है या ध्रुवणता है वो कौन अधिक दिखाएगा? तो आपका जवाब रहेगा 18 इलेक्ट्रॉन वाले का, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन वाले का, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन वाले का। बात समझ गए? ये है आपका टॉपिक। सिंपल सा है, 1-2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको एक एक टॉपिक रटना ना पड़े बल्कि समझ कर याद कर लें, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब इसी में बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ टॉपिक है जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है, फिर भी मैंने अपने तरफ से प्रयास किया कि आपको रटना ना पड़े, आप समझकर उसको याद कर लें। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात, यदि कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक का जैसे मान लेते हैं फैजान नियम नहीं समझ में आ रहा है, तो यूट्यूब पर लिखिए फैजान नियम ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो हमारा आपको मिल जाएगा, वहाँ से अपनी स्टडी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का दे दिया है, चाहे तो स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।